हेलो गाइस, आज हम मैथ को सलूशन करेंगे। ये क्या है कि मैथ का एमसीक्यू है, इसमें हर एक चैप्टर से क्वेश्चन है। तो देखिए हम साथ में आप भी सलूशन करिए। ठीक, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि दिया है कि इसमें दिया है एक बटा एक गुणित 4 प्लस एक बटा एक 4 गुणित 7। इसके बाद में एक बटा 7 गुणित 10। उसके बाद में देखिए एक बॉक्स खाली है प्लस 2 बॉक्स, यानी 2 बॉक्स ये दोनों खाली हैं। अब देखिए तो एक बटा एक गुणित 4, फिर देखिए 4 गुणित 7, यानी 3 3 का इसमें डिफरेंस हो रहा है। यानी अब यहाँ क्या भरा जाएगा, देखिए यहाँ क्या भरा जाएगा, 1 बटा 10 गुणित 3 में 3 का प्लस हो रहा है अंतर, तो 13। ठीक, दूसरे में क्या भरा जाएगा, 1 बटा 13 इंटू 16। ठीक, ये बॉक्स भरा गया। अब कह रहा है कि इसको सॉल्यूशन करना है आपको। इस देखिए इसमें क्या होगा कि इसका आप फार्मूला लगा सकते हैं। फार्मूला क्या है कि 1/d ब्रैकेट में इधर होगा कि 1/f माइनस 1/l, यानी देखिए जो d है 1/d, d मतलब डिफरेंस होता है, यानी ये दोनों गुणा का अंतर कितना होगा। देखिए अंतर सब में हमेशा समान होता है। ठीक, इसमें जितना अंतर होगा उतना अंतर इसमें है, उतना अंतर इसमें है, फिर अगला फिर इसमें भी उतने अंतर, यानी कितने का अंतर हो रहा है, 1 और 4 के अंतर 3 हो रहा है, 4 और 7 का अंतर 4 हो रहा है। तो यानी ये क्या डी क्या डिनोट कर रहा है, डी दिखा रहा है कि डिफरेंस यानी अंतर होता है। ठीक, तो फार्मूला क्या आता है, 1/d प्लस 1 बटा एफ कितना, एफ मतलब फर्स्ट, यानी फर्स्ट मतलब जैसे देखिए फर्स्ट क्या दिया, 1 बटा 4, तो जो 1 बटा 4 होगा, सॉरी 1 बटा 1 होगा, ये फर्स्ट होगा, यानी पहला हमको लेना है 1 बटा फर्स्ट। और उसके बाद माइनस दिया फार्मूला 1 बटा एल क्या देता है लास्ट में, तो लास्ट क्या होगा, जो मेरा 1 बटा 16 जो लास्ट होगा। ठीक, यही देखिए फार्मूला है। अब देखिए इसको हम लगाते हैं। देखिए क्या 1 बटा डी, यानी 1 बटा डी मतलब 3, डी का मान डिफरेंस 3 का कितने का अंतर हो रहा है, 3 का, यानी 1 बटा 3। ठीक, प्लस यहाँ ब्रैकेट में बनाएंगे, फिर 1 बटा फर्स्ट दिया है, तो यानी 1 बटा फर्स्ट मतलब 1 बटा 1 माने 1 ही होगा, और माइनस दिया है, माइनस बाद 1 बटा लास्ट माने 1 बटा 16, लास्ट क्या है एल यानी 16। अब देखिए 16 का मल्टीप्लाई इसमें करिए, 16 का 16 माइनस 1 कर जाए 15, और यहाँ 1 बटा 3 आगे है, देखिए 1 बटा 3 आगे है, इंटू 16 के इसमें 1 में मल्टीप्लाई कर 16 का 16 और माइनस 1 कर देंगे 15 बटा नीचे 16 है ही 16। अब 3 से काट दीजिए, 3 बचे 15, यानी आंसर क्या हो गया 5 बटा 16। आंसर क्या हुआ, 3 से काटे 3 बचे 15, यानी 5 बटा 16, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक, 5 बटा 16। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ 5 बटा 16, तो मेरा आंसर हो जाएगा सी। ठीक, अगला देखिए, अगला क्या है, ये कह रहा है कि 80 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड। तो देखिए अभाज्य संख्या होती कितनी है, अभी बहुत बार में किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया था, तो पूरे एक अभाज्य संख्या 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, तो आपको पूछ लिया गया। तो अभाज्य संख्या क्या होता है पहले ये जानिए। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या है जो किसी भी संख्या से विभाज्य ना हो, केवल अपने आप से विभाज्य हो, यानी एक और अपने आप से जो संख्या होगी उस स्वयं से विभाजित होगी या तो एक से, तो वही संख्या अभाज्य संख्या होती है। जैसे देखिए, जैसे कि क्या है, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, फिर इधर उसके बाद में कितना 11 हो गया, 9 नहीं होगा, 9 क्यों होगा, 9 विषम संख्या होगा, क्योंकि 9 देखिए 3 से विभाजित हो जाएगा। ठीक, यानी ऐसी संख्या जो केवल अपने आप से ही विभाजित हो या तो 1 से। तो टोटल यदि पूछ लिया गया 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो कितनी होती हैं 25, कितने 25 अभाज्य संख्या होती हैं। और 1 से 50 तक में देखिए 15 होता है, प्लस 50 से यहाँ 51 से 100 तक में जोड़ेंगे तो 10 होता है। ठीक, यानी टोटल कितना 25 संख्या होती है। यदि आपको पूछ लिया गया कि 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो आप बताएंगे कितने 25, हाँ 25, और उसके बाद 1 से 50 तक में पूछा गया तो 15, और यहाँ से इस बाद में 51 से 100 तक में कितना 10, यानी टोटल 25 संख्याएँ अभाज्य होती हैं। अब देखिए अभाज्य संख्याएँ और कौन सी संख्याओं को अभाज्य कहा जाएगा। देखिए मतलब कि अभाज्य, जैसे कि आपको यदि ज्ञात करना तो अभाज्य संख्या, तो जितने भी पूरे मतलब वर्ड का जितने भी अभाज्य संख्या होती हैं वो क्या होगा, 6 के मल्टीप्लाई से या तो आगे होगा या तो जस्ट पीछे होगा, बीच में कभी नहीं होगा। जैसे देखिए 2 डिजिट की बात कर रहे हैं, जैसे देखिए
एक तो 1 3 5 7 ये तो हो गया एक डिजिट की, ठीक। और 2 डिजिट की इसमें देखेंगे तो जितनी भी संख्या होती है, जैसे देखिए 11 हो गया अभाज्य संख्या है, ठीक। 13 हो गया अभाज्य संख्या है, तो 6 का मल्टीप्लाई कितना होता है, 6 दूनी 12, यानी 12 के एक आगे है एक पीछे होगा, कहीं भी होगा, बीच में आप देखेंगे नहीं होगा। तो देखिए नहीं होगा। अब 6 तरीक मान लीजिए 18 होता है, तो अभाज्य संख्या देखिए कितना होता है, 17 अभाज्य संख्या होता है। फिर 19 भी होता है, ठीक। अब आगे देखिए 6 चौके 24 होता है, ठीक। 24 से पहले कितना होता है 23, 24 के बाद कितना होता है 25, यानी 25 अभाज्य संख्या नहीं, क्योंकि 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो 23 अभाज्य संख्या होती है। तो यानी 6 के अभाज्य संख्या या तो आगे होगा या तो जस्ट उसके बाद होगा, यानी जस्ट पहले या तो जस्ट बाद, यही हो सकता है। कहीं भी आप देखेंगे कि 6 से गुणनखंड के या तो जस्ट पहले या तो जस्ट बाद होता है। समझ में आया? अब देखिए, अब हम देखेंगे अभाज्य संख्या कितनी होती है। अब देखिए 80 81 होगा नहीं, 9 से कट जाएगा, 82 नहीं होगा, फिर 83 होगा, ठीक, 83। फिर उसके बाद में 84 नहीं होगा, कट जाएगा, 85 85 भी कट जाएगा 5 से, 86 86 भी कट जाएगा 2 से, 87 87 भी कट जाएगा, 87 3 से कट जाएगा, 87 भी नहीं होगा, तो कितना होगा 88 88 भी हो जाए 89 89, यानी कितने संख्याएं हो रहे हैं, 2 संख्याएं हो रहे हैं, ठीक। अब देखिए ये संख्याएं सीधे 6 के गुणनखंड के पास होगा। देखिए इसमें देखिए हम 6 का गुणा करेंगे, 6 का मतलब हमारे पास कितने भाग आएगा, इसमें देखिए 6 का 6 2 6 चौके 24, यानी 14 बार जाएंगे, तो 14 छक्का 14 छंग 84, यानी 84। देखिए 84 से जस्ट पहले 83 है, और 84 के बाद 85 तो होगा नहीं, क्योंकि 85 5 से विभाज्य है, तो अभाज्य संख्या क्यों होगा, 83 हो गया। फिर ये भी 6 के मल्टीप्लाई के पास में आएगा, यानी आप कह सकते हैं कि देखिए कि जितने भी अभाज्य संख्या होंगी वो 6 के गुणनखंड के या तो पहले या तो बाद होगी, ठीक। अब देखिए, अब कह रहे हैं अभाज्य संख्या के बीच अभाज्य संख्या गुणनखंड किया जाए तो कितना आएगा। देखिए कितना होगा, 83 अभाज्य संख्या हो रहा है, एक कितना हो रहा है 89, तो 83 और 89 का गुणनखंड करेंगे कितना आ जाएगा, तो देखिए इसको कितना हो जाएगा, 9 3 27, लास्ट डिजिट 7 आएगा, तो इतना तो होगा नहीं, 8 × 64, लगभग 6400 से थोड़ा ज़्यादा होगा और बड़ा होगा, क्योंकि 83 और 89 है, तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन भी आपको देख करके सोल्यूशन करना है, विदाउट देखिए मल्टीप्लाई कर रहे आप कर सकते हैं। देखिए कितना हुआ, 73 87 होगा, ये मतलब दोनों को गुणा खंड करेंगे, लगभग देखिए 80 80 होता तो कितना हो जाता, 80 × 80 का गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6400, लेकिन 83 और 89 है तो गुणनखंड करेंगे देखिए 7300, और कोई ऑप्शन दूर दूर तक नहीं। देखिए 83 89 तो ये मतलब ये अलग अलग संख्या है, दोनों को गुणनखंड कहते हैं, तो होगा नहीं, इतने बड़ा संख्या हो नहीं सकता, 2 ही संख्या को मल्टीप्लाई करना है, तो क्या ऑप्शन है, यही, ठीक। चलिए अगला देखिए, अगला क्या है कि कह रहा है कि 7 व्यक्ति 7 दिन में 7 घंटे कार्य करते किसी कार्य को 7 यूनिट में कर सकते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि 5 व्यक्ति 5 दिन में 5 घंटे काम करके कितने यूनिट काम कर सकते हैं, तो कितने यूनिट काम कर सकते हैं। तो देखिए क्या होता है कि आपको फार्मूला लगाना, देखिए लगाना है तो क्या करेंगे, फार्मूला देखिए M1 D1, ठीक, H1 M1 D1 H1 और E1 बटे W1, ये हम आपको बता रहे हैं इसे लिखने के लिए फार्मूला। फिर M2 D2 H2 E2 बटे W2, ठीक। तब क्या करना है कि आपको इसमें ये देखना है कि जिसका मान दिया रहेगा तो आप रख सकते, जैसे मान लो कितने काम कर रहे हैं, एम मैन हो गया, एक डी क्या कर रहा है, एम से मैन होगा, डी से कितने लोग यानी मैन वुमेन कोई भी हो सकता है, एम से डी नोट कर दिया, डी से क्या दिन कितने दिन कर सकते हैं, एच कितने घंटे करते हैं, ई से क्या है उनकी इफिशियंसी कितना होता है, कितने मतलब कि कितने स्पीड से कितने मतलब कि क्षमता से करते हैं, ई हो गया। ऐसे यहाँ भी M1 D1 H1 दिया है, और W क्या था, वर्क को दिखाता है कितना कार्य कर रहे हैं, ठीक। अब इसमें जो जिसकी मान दिया उसको रखिए, जिसका नहीं दिया उसका मत रखिए, ठीक है। W क्या दिखाएगा, वर्क को दिखाएगा। अब देखिए 7 व्यक्ति 7 दिन में 7 घंटे काम करते हैं, ठीक, और 7 घंटे कार्य करते हुए किसी कार्य को 7 यूनिट मतलब कर देते हैं, कितना 7 यूनिट। फिर क्या करा कि 5 व्यक्ति 5 घंटे और 5 दिन में, ठीक है, 5 व्यक्ति 5 दिन में 5 घंटे काम करते हैं, कितने घंटे कितनी यूनिट करेंगे, तो मान लीजिए 1 यूनिट करेंगे। अब देखिए 7 7 से दे देंगे, कैंसिल हो गया, बचा कितना 7 7 49, और इधर कितना बचा 5 बचे 25 पंजे 125, यानी
इसमें 7 का यहाँ यहाँ देखिए इसमें यहाँ तिरछा गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 49x। कितना 749x बराबर 125। तो x का मान कितना हो जाएगा 125/49। तो इतने मतलब कि यूनिट काम करेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 125/49। ये मेरा हो जाएगा बी। ठीक, समझ में आया क्वेश्चन। देखिए आगे आगे क्या कह रहा है कि एक समबाहुभुज है, उसका आंतरिक कोण और बाह्य कोण का अंतर 132 है। ठीक है, जो कि आंतरिक कोण बाह्य कोण का जो 132 अंतर यानी 132 बड़ा है आंतरिक कोण बाह्य कोण से। तो भुजाओं की संख्या बताया है। देखिए समबाहुभुज है तो समबाहुभुज का आंतरिक कोण का फार्मूला क्या होता है, यदि आपको पूछा आंतरिक कोण का फार्मूला क्या होता है, n-2। ठीक, 180। ठीक, इस समबाहुभुज है, मान लो भुजाओं की संख्या n है तो n हो गया। ठीक, अब इसका अंतर क्या होगा 360। ये 360 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये वाय भुज का, ठीक है, वाय कोण का मान है। तो इसका सम वाय कोण है तो इसका यानी n। ठीक है, भुजाओं की संख्या बराबर कितना होगा 132। ठीक, कितना हो जाएगा 132। अब देखिए n एलसीएम ले लीजिए, तो n एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ n चला जाएगा और 180 का अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो 180 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 बचेगा n। देखिए 180 का अंदर करेंगे 180n माइनस इसमें 2 में गुणा कर लीजिए 180 का 360। ठीक, और इधर ये क्या है, ये माइनस 360 और एलसीएम कितना लिए हैं n। तो n इस तरफ चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 132n। तो 132n इस तरफ ला देंगे, 180 में से माइनस हो जाएगा 180 में से 132 हटा देंगे तो कितना बचेगा 48। और देखिए 360 प्लस 360 720 यानी 48n बराबर 720। देखिए 48 हो गया, 48n बराबर 720। अब काट दीजिए, 8 से काट दीजिए, 8 6 का 48, 8 9 72 90। ठीक, 6n बराबर 90। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 6 से काट दीजिए, 6 का 6 6 पंजे 30 15। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा 15। तो ये पूछा भुजाओं की संख्या क्या है 15, तो भुजाओं की संख्या कितना होगा 15। ठीक, इस हिसाब से मेरा आंसर हो गया सी। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि किसी वस्तु की विक्रय कीमत उसकी लागत कीमत का 1/3 है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो देखिए किसी वस्तु का विक्रय मूल्य जो होगा, तो विक्रय मूल्य मान ले हम कह रहे हैं कि देखिए विक्रय मूल्य सेलर प्राइस यानी एसपी बराबर सेलर प्राइस बराबर क्रय मूल्य यानी कास्ट प्राइस। तो कह रहा है कि जो सेलर प्राइस है वो कास्ट प्राइस का 1/3। 1/3 मतलब 3 1 का 3 1 4 यानी 4/3 हो जाएगा। 1/3 मतलब 3 का इसमें गुणा करेंगे प्लस 1 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 4/3। तो देखिए अब यहाँ सीपी इधर ला देंगे तो यहाँ सीपी हो गया, यहाँ से इधर ला दिए तो देखिए सीपी खत्म हो गया, यानी एसपी का मान कितना रहा 4, यानी सेलर प्राइस 4 है तो कास्ट प्राइस 3, यानी 3 पे 1 का फायदा। 3 रुपये का सामान 4 रुपये में बेच रहे हैं तो कितने फायदा हो रहा है 1 का, कितने पर 3 का। परसेंटेज निकाल देंगे तो 100 हो जाएगा। 100 का इसमें गुण करेंगे तो क्या हो जाएगा 33 सही 1/3। 100/3 मतलब 33 सही 1/3। तो मेरा क्या आंसर हो जाएगा बी, 33 सही 1/3। अगला देखिए, अगला क्या है कि कह रहा है कि एक कक्षा में 2 सेक्शन है जिसमें से एक सेक्शन में 20 विद्यार्थी, एक सेक्शन दूसरे सेक्शन में 30 विद्यार्थी हैं। कह रहा है इन सेक्शनों में उत्तीर्ण प्रतिशत क्रमशः, तो पहले सेक्शन में 80% छात्र उत्तीर्ण हुए माने पास हुए और दूसरे सेक्शन में 60% पास हुए। कह रहा है पूरी कक्षा में कितने प्रतिशत पास हुए। ठीक, तो पूरी कक्षा का प्रतिशत देखिए कितने पास हुए। तो देखिए इसमें क्या है कि पहले में 20 विद्यार्थी में से 80 पास हुए, यानी देखिए 20 × 80 यानी बटा 100। देखिए 20 × ऐसे निकालने का आपका तरीका डायरेक्ट आप वर्बली कर सकते हैं। 20 × 80 बटा 100, 80% पास हुए तो 1 0 इससे कटा, 1 0 इससे कटा, यानी 2 0 खत्म हो गया तो 8 दूनी 16, यानी पहले में कितने हैं 16 विद्यार्थी पास हुए हैं। 80% हुए हैं तो 20 विद्यार्थी का 80% कितना हुआ 16। फिर दूसरे में क्या करना, देखिए इसमें भी ऐसे आप कर सकते हैं 30 × 60% बटा 100, तो 1 0 कट गया तो 6 3 18, कितने हुए 18। तो टोटल कितने हुए 16 18 34, यानी कितने पास हुए 34 पास हुए कितने विद्यार्थी में 20 और 30 50 विद्यार्थी में।
50 विद्यार्थी में 34 पास हुए, तो कितने परसेंट हुआ, परसेंट के लिए गुणे 100 कर दीजिए। 100 कर देंगे, देखो 50 दूनी 100 और 34 दूनी 68, यानी कितने परसेंट विद्यार्थी पास हुए, 68%। ठीक, कितने, 68% पास हुए, तो मेरा आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला देखिए, अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है कि 16 वर्ष पहले मेरे नाना की आयु मुझसे 9 गुना अधिक थी। ठीक, और कह रहा है कि अब से 8 वर्ष में उनकी आयु मुझसे 3 गुना हो जाएगी। तो 8 वर्ष पहले आयु का मेरे नाना की आयु से अनुपात पूछ रहा है। देखिए इसमें क्या करना है कि आपको देखिए लिखना कर रहा है कि 16 वर्ष पहले नाना की आयु मुझसे 9 गुनी थी। मान लीजिए कि मेरी आयु x है, तो नाना की आयु कितनी होगी, 9 गुनी थी 9x, और कब की बात है, 16 साल पहले की बात है। तो यहाँ फिर से देखिए, तो देखिए यहाँ से मेरी, एक मिनट गाइस थोड़ा बड़ा, देखिए मेरी आयु कितनी है x। ठीक, अब नाना की आयु कितनी है, मुझसे 9 गुना था, देखिए 9x कर दिए। ठीक, अब कह रहा है कब, 16 वर्ष पहले, यानी +16। ठीक, और हम भी 16 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, तो 16। ठीक, अब कह रहा है कि 8 वर्ष में उनकी आयु मुझसे 3 गुना अधिक होगी 8 वर्ष बाद। तो 16 वर्ष पहले है, तो ये प्लस 16 वर्ष पहले की बात है, तो हम 16 प्लस कर देते, यानी वर्तमान आयु हो गया। ठीक, अब कह रहा है कि 8 वर्ष बाद, मतलब 8 वर्ष में उनकी आयु मेरी 3 गुनी हो जाए, तो प्लस इसमें 8 कर दिया, वर्तमान से कितना, 8 वर्ष, प्लस ये भी 8 कर दीजिए। समझ में आए, हम फिर से बता दे रहे हैं आपको, देखिए फिर से देख लीजिए यदि समझ में नहीं आया। कह रहा है कि मेरी आयु मेरी नाना की आयु का 9 गुना था, तो मेरी आयु x होगी, मेरी नाना का आयु 9x होगी, 9 गुना था। कब की बात है, 16 वर्ष पहले। जब 16 वर्ष पहले है तो अब जोड़ेंगे तो कितना, 16 वर्ष अब करेंगे तो कितना हो गया, 16 प्लस कर दिए। ठीक, अब प्लस 16, अब ये वर्तमान आयु है। ठीक, ये कब है, वर्तमान आयु है, 16 वर्ष पहले की बात थी, अब 16 प्लस कर दिए, तो यानी वर्तमान आयु, ये दोनों हो गए, ये वर्तमान आयु है। ठीक, अब कह रहा है कि 8 वर्ष बाद जो आयु होगी 3 गुनी हो जाएगी हमसे, हमारे नाना की आयु, तो हम 8 इसमें जोड़ देंगे, प्लस 8 साल बाद की बात कर रहा है, भविष्य में, तो यानी टोटल कितना हो गया, 16 8 24, यानी 9x प्लस कितना हुआ, 24। ठीक, 9x प्लस 24, और इसमें क्या रहेगा, x प्लस 24। ये 8 वर्ष बाद की आयु है, तो 3 गुनी हो जाएगी, यानी नाना का आयु हमसे कितनी हो जाएगी, 3 गुनी, यानी हम अपना 3 इसमें गुणा कर देंगे, तो नाना का आयु हमारे बराबर हो जाएगी। देखिए 3 का गुना कर दिए और बराबर लगा दिए, बराबर का यहाँ देखिए निशान लगा दिए। अब देखिए 3 का इसमें गुणा करेंगे 3x, और यहाँ 9x है, तो 9x यहाँ, तो 3 इस तरफ आएगा, माइनस हो जाएगा, 9x में से 3 घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 6x, यानी ऊपर लिख दे रहे हैं, देखिए 6, 1 मिनट का, ऊपर लिख दे रहे हैं, यानी 6x, देखिए 6x हो गया। अब उसके बाद में देखिए 3 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 24 में 72 हो गया, और यहाँ 24 माइनस हो जाएगा, तो बराबर कितना बचेगा, 72 में से 24 गया 48, यानी x का मान कितना आ गया, 48 में 6 का भाग दे दीजिए, तो कितना बचा, 8, 8 छः के 48, यानी x का मान 8 आ गया। अब देखिए x का मान 8 आ गया, और ये कह रहा है कि 8 वर्ष बाद, मानी नाना की आयु 9x थी, मेरी आयु x है, तो 8 आया था, तो 8 9 72, 72 मेरा वर्तमान होगा, और मेरा होगा कितना था, 8 आया था, 8 9 72, नाना का आयु वर्तमान में 72 है, मेरा आयु कितना है, 8 वर्ष है। ठीक है, तो कह रहा है कि 8 वर्ष पहले मेरे नाना की आयु और मेरी आयु का मतलब अंतर लिखना है। तो देखिए ये वर्तमान आयु नहीं है, ये 16 साल पहले की आयु है, तो 8 वर्ष पहले की बात बता रहे, ये 16 साल पहले की आयु है, क्योंकि 9x था, तो इसमें 16 साल पहले की बात थी, तो 16 ऐड किए थे ना, तो यानी क्या है, ये क्या है, 16 साल पहले की आयु है, तो 8 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो 8 वर्ष पहले की बात कर रहा था, 16 में से 8 कर देंगे, क्योंकि 16 वर्ष पहले की है, तो 8 इसमें और माइनस कर देंगे, तो 8 वर्ष हो जाएगा, प्लस 8 यहाँ कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो गया, 80, 72 8 80 प्लस ये 16, तो यानी कितना होगा, 16 पचे 8 16 पचे 80, यानी नाना की आयु के अनुपात और मेरा आयु का अनुपात 5 संबंधे 1 है, तो मेरे आयु से नाना की आयु पूछ रहा था, यानी 1 संबंधे 5, मेरे आयु से मेरा 1 है, नाना की आयु 5 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 संबंधे 5 की बात है। ठीक, जो इसमें 16 वर्ष पहले की बात है, 9x था। ठीक है, चलिए आगे देखिए,
अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक व्यक्ति चावल की 7 बोरियां 800 रुपये में प्रति बोरी खरीदा और 8 बोरियां 1000 में प्रति बोरी खरीदा। और चावल की, इसमें देखिए यहाँ से क्रॉप हो गया है तो यानी 5 था, यहाँ देखिए 5 कितना था 5, और कह रहा 5 बोरियां 1200 रुपये प्रति बोरी के हिसाब से खरीदी। तो चावल की एक बोरी की औसत लागत कितना हुआ एक बोरी की। तब देखिए अब 7 बोरी 800 रुपये में खरीदा, 8 सत्ते 56 यानी कितना हो गया, पहले का 5600 रुपये हो गया। दूसरा खरीदा कितना, 8 बोरी खरीदा 1000 में, यानी 8000 टोटल हो गया इसका। ठीक, अब उसके बाद में क्या किया, 5 बोरी खरीदा 1200 में, 12 पंजे 60, 6000 इसका हो गया। तो टोटल कितना हो गया, 8 6 14 और 5 19, 19600 कितना हुआ, 19600 रुपये हुआ। और कितनी बोरी टोटल था, 7 और 8 और 5, 8 7 15, 15 5 20 बोरी था। 20 से भाग दे दीजिए, एक जीरो कट गया, 2 से काट दीजिए, 2 9 18 और 2 8 16, कितना हो गया 980। तो मेरा आंसर कितना हो गया 980 रुपये। ये क्या हुआ, ये चावल की एक बोरी की कीमत कितनी है 980 रुपये लगभग आएगी एवरेज। ठीक, आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी हावड़ा से बंडेल तक 20 किमी प्रति घंटा की औसत गति से जाती है और 30 किमी प्रति घंटा का औसत गति से वापस आती है। तो पूरी गाड़ी की औसत गति बताइए किमी प्रति घंटा में। तो बताइए कि क्या है कि देखिए औसत गति के फार्मूला क्या था, 2ab बटे a प्लस b, यानी 2 यहीं रह जाए, एक का इसको एक a मान लीजिए इसको b मान लीजिए। तो क्या हो जाएगा, फार्मूला देखो 2ab बटे a प्लस b, यानी 2 और a का मान कितना 20 और b का मान 30 मान लीजिए, और टोटल कितना a प्लस b है, यानी 30 20 50, 50 से काट दीजिए, देखिए 5 जीरो से जीरो कटा 5 24, यानी 4 3 12 और 2 24, क्या इतना हो जाएगा 24 किमी प्रति घंटा होगी औसत गति पूरी यात्रा का। ठीक, ये फार्मूला होता है, डायरेक्ट आप रख सकते हैं। अब देखिए क्या करें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या को पहले 20% कम किया जाता है, फिर इस संख्या को कम की हुई संख्या में 20% वृद्धि कर दिए जाते हैं, तो परिणामी मूल संख्या से 20 कम हो जाता है। कितना 20 कम हो जा रहा है, 20 कम हो जा रहा है। तब देखिए मान लीजिए हम ये मान लें पहली संख्या 100 थी, ठीक, इसमें 20 कम कर दिया गया, 20% कम किया तो कितना हो गया 80, 20 कम करेगा तो कितना हो जाएगा 80। फिर कह रहा है कि जो बढ़ी हुई संख्या में 20 की वृद्धि कर दी जा रही है, 20 की वृद्धि कर दे जा रही मतलब 120 बटा 100, 120 बटा 100, इससे जीरो काट दीजिए, ये जीरो इससे कट गया, 12 8 96। अब कितना होगा 96 रुपये। 20 की वृद्धि कर दी जा रहा है, यहाँ देखिए 96 हो गया, यहाँ कमी कर दिया जा रहा है तो 96 रुपये होगा। पहले कितना था 100 रुपये, अब कितना है 96 रुपये। कितनी कमी आई 4 की कमी आई, तो कह रहे मूल संख्या में 20 की कमी आई, कितनी आई 20 की। तो 4 का कितने गुना है 5 गुना, 4 पंजे 20, तो ये 100 ना होकर के कितने गुना होगा 5 गुना, कितना होगा 500। ठीक, तो यानी मेरा आंसर हो जाएगा सी। समझ में आया? यदि नहीं समझ में आया तो दूसरे तरीके से आप देख लीजिए कि यदि देखिए जितने संख्या की कमी हो रही है और जितनी की वृद्धि हो रही है, यदि दोनों संख्या समान है, यानी 20 की वृद्धि 20 की कमी हो रही है, यदि 10 की वृद्धि 10 की वृद्धि, जितनी की वृद्धि उतने की कमी हो रहा है, तो क्या होगा कि उसका फार्मूला ये देखिए कि r² बटा 100। आर क्या होगा, जितने का कमी और जितने की वृद्धि हो रही है। तो और ये हमेशा क्या होगा, हानि होती है। क्या होती है? हमेशा हानि होती है, माइनस में हमेशा हानि होती है। तो 20 का हो रहा है तो 20 का स्क्वायर कर देंगे 400 और बटा 100, तो 0 0 काट दीजिए, कितना हुआ 4 की हानि हो रही, 4% की, 4% की हानि हो रही। तो 4% की करा की हानि हो रही है, 4% की मान कितना है 20 है, तो 100% का मान करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 का कितने गुना 25 गुना होगा, 25 चौका 100, तो 100% मान कितना, तो इसमें भी 25 का गुणा करेंगे, इसमें भी करेंगे, तो 25 चौका 100 हो गया। ठीक, 25 चौका 100, इसमें 100 को 25 दूनी 50, 500 हो गया, दोनों तरफ 100% का मान कितना हो गया 500, तो आंसर कितना हो जाएगा सी। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है कि ट्रक पहले कितना है कि पहले 1/2 घंटे में 90 किमी चलता है, उसके बाद वह 70 किमी चलता है। ठीक, उसके बाद वह कुछ शेष दूरी 70 किमी चलता है, तो 310 किमी की पूरी दूरी को ट्रक कितने समय में तय करेगा। तो देखिए क्या होगा कि 1/2 मतलब 3/2,
3/2 घंटे में 3/2 घंटे चला 90 किमी प्रति घंटा के हिसाब से। तो दूरी बराबर चाल गुणी समय, तो कितना दूरी चला, तो दूरी बराबर चाल गुणी समय। चाल कितना 90 किमी और कितने घंटे में 3/2 यानी 1/2। तो 2 से काट दीजिए, 2 से काटने में 45 और 45 तेइयाँ 135। तो कितना चला 135। तो टोटल कितना 310 है। तो 310 में से 135 घटा दीजिए, देखिए तो कितना बचेगा। इसमें 310 में से 135 घटा दें 175। कितना बचा 175। अब कह रहा है कि 70 किमी प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो इसमें 70 का भाग दे दीजिए। तो 70 का भाग देंगे, 7 दूनी 14 बचा 3, 7 बचे 35, 25/10 यानी कितना है 2.5 किमी। 2.5 घंटा लगा शेष दूरी को तय करने में, 2.5 घंटा। और पहले कितना चला था 1.5 घंटा। कितना चला था 1.5 घंटा। तो 2.5 और 1.5 कितना हुआ 4 घंटा। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा डी, यानी 4 घंटे में पूरा दूरी को तय कर लेगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है कि कह रहा है कि 2100 रुपये की राशि है, 2 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 2352 रुपये हो जाता है। तो यदि कह रहा है ब्याज 1% घटा दिया जाए तो नया ब्याज कितने रुपए मिलेगा। ब्याज जितना था उससे 1% घटा देगा तब। तो हम निकालते हैं कितना घटा। देखिए साधारण ब्याज में क्या होगा कि हर साल उतने अमाउंट जुड़ेगा। जैसे पहले साल जितने परसेंट लगा, पहले 10% लगा, तो अगले साल 1 साल में 10%, 2 साल में फिर 10% यानी 20% लग जाएगा, 3 साल में फिर 10% जुड़ता चला जाएगा। यानी साधारण ब्याज हमेशा हर साल जुड़ता चला जाता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा, पहले जो 10% लगा, दूसरे साल मूलधन का 10% प्लस जो 10% का 10% निकाला जाएगा तो वो ऐड होता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन में यही अंतर है। तो ये कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज है यानी साधारण ब्याज है, तो साधारण ब्याज में हर साल उतने जुड़ता है। तो 2 साल की बात है, तो 2100 रुपये की धनराशि 2352 में हो जा 2352 में हो जा रही है। तो कितने रुपए बढ़ रहा है, 2100 में से 2300 घटाएंगे तो कितना होगा 352 रुपये। 352 रुपये हो रहा है 2 साल में। तो 1 साल में कितना होगा, 2 से भाग दे दीजिए। तो 2 का 2 और इसमें कितना बचा 15, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12, कितना हुआ 176। कितना 176 रुपये मेरा बढ़ा 1 साल में। तो 176 जो है 1 साल में बढ़ा, तो 2100 का 176 रुपये बढ़ा। 2100 को 176 कितने परसेंट हो रहा है, 21 में 176 का भाग दे दीजिए, गुणे 100 कर दीजिए, कई परसेंट बन रहा है। तो देखिए 0 0 से कैंसिल हो गया और 21 से काट दीजिए, कितने बार जाएगा, कितनी बार 6 बार जाएगा। कितने 176 आ रहा है ना, 2 का 2 2 सत्ते 14, 2 छंग 12, हाँ 176 आ रहा है। तो 21 में कितने का भाग देंगे, कितना आएगा, तो 21 छक्का 6 दूनी 12, 6 बार जा रहा है, 6 दूनी 12, 126 आ रहा है ना। तो चलिए ठीक है, हम इसको देखते हैं। 2 साल का साधारण ब्याज कितना हो रहा है 252 रुपये होगा ना, 300 नहीं 200। देखिए हम यहाँ मिस्टेक कर दिए हैं, सॉरी। यहाँ देखिए कैसे मिस्टेक हुआ, 2100 यहाँ 2352 यानी कितने का 252 रुपये का हुआ है, तभी तो होगा 2123। 252 रुपये का होगा। 2 साल का कि 1 साल का 2 साल का होगा। 1 साल का कितना होगा, 2 का 2 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 26। जो 26 रुपये बढ़ रहा है 1 साल में, तो 2100 का कितने का 2100 का बढ़ रहा है, यानी 21 हो गया अपान गुणित 100, कितने परसेंट निकल रहा है हमारा। तो देखिए 0 0 कैंसिल होगा, 21 से काट दीजिए, 21 छक्का 126, कितना 21 छक्का 126 रुपये। तो कई परसेंट हो रहा है, 6% हो रहा है। तो हमारा 6% हो रहा है। कह रहा है कि दर को 1% घटा दिया जा रहा है, तो 6% से 1% घटा दीजिए 5% हो रहा है। तो कई साल के लिए 2 साल के लिए 2 साल के लिए समान वर्ष कहा है इसमें, तो 2 साल, तो 5 दूनी 10 यानी 10%। 2100 का कितना होगा, तो 2100 का 10% निकाल दीजिए। देखिए 2100 को 1 0 काट दीजिए तो कितना हो गया 210। 2100 का 10% 210 रुपये होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा ए। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है कि एक इंजन के अगले पहिए का व्यास 2x है और पिछले पहिए का व्यास 2y है। ये कह रहा है समान दूरी तय करने के लिए अगला पहिया n बार घूमता है। कितनी बार, n यहाँ था मिस्टेक हो, यहाँ n बार घूमता है, तो पिछला पहिया कितनी बार घूमेगा। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखें,
देखिए यहाँ एन था, ठीक। अब कह रहा है कि व्यास, तो पहले पहिए का व्यास 2x है, तो यानी त्रिज्या क्या हो जाएगा पहले पहिए का, x हो जाएगा। कितना त्रिज्या होगा, x होगा। तो देखिए जब पूरा पहिया इसे घूमेगा तो पूरा घूमेगा तो इसका गोले का, ये गोला है पूरा, देखिए एक सर्किल कोई भी गोला बनेगा उसका पूरा परिमाप कितना 2πr, ठीक। 2πr यानी 2 कर दीजिए, पाई रख दीजिए, r का मान कितना है, r का मान है, देखिए r निकालेंगे तो पहले पहिए का व्यास है 2x, व्यास का हाफ होता त्रिज्या, तो यानी x हो गया, ठीक। यानी कितना हो गया, x हो गया। और उसके बाद कितने बार घूम रहा है, ये पूरा हमारा ये हो रहा है, कितनी दूरी तय करेगा, तो x कितनी बार घूम रहा है, n बार घूम रहा है, n बार घूम रहा है। अब फिर कह रहा है कि दूसरा पहिए क्या कर रहा है कि 2y व्यास है, तो इसका ये भी पूरा सर्किल घूमेगा। देखिए फिर से समझा दे रहे हैं यदि समझ में नहीं आ रहा तो क्या कर रहा है कि देखिए एक पहिया होता है, तो ये पहिया पूरा जब चक्कर लगाएगा तो पूरे चक्कर दोनों पहिया मतलब अलग अलग उसके ऊंचाई के हैं, ठीक है, समान दूरी तय करेंगे, लेकिन इसकी पहिए की एक इंजन के अगले पहिए का व्यास पिछले पहिए के व्यास, दोनों के व्यास मतलब अंतर है, यानी उसकी गोलाई भी मतलब पहिए छोटा बड़ा होगा, ये बात है। तो कह रहा है कि जब एक पहिया देखिए पूरा घूमेगा तो कितने 2πr घूमता है, 2πr घूमता है, ये पूरे घूमेगा तो कितनी मतलब बार घूमेगा, उसमें गुणा कर देंगे तो दूरी आ जाएगा, ठीक। तो इसी तरह से हम लगा रहे हैं कि जब एक पहिया पूरा घूम रहा है, यानी पहले का व्यास कितना है 2x है, यानी त्रिज्या होगा x, तो व्यास त्रिज्या का हाफ होता है, व्यास का हाफ त्रिज्या होता है। तो देखिए पहिया पूरा घूम रहा है 2 इंटू पाई इंटू r कितना है पहले का, x है, पहले की बात कर रहे हैं। और कितनी बार देखिए यहाँ n था, कितनी बार घूमेगा n, ये कितना आ गया, ये टोटल पहले का दूरी आ गया। और दूसरा क्या करना है, दूसरा भी करना 2π इंटू r, दूसरे का व्यास दिया है 2y, यानी त्रिज्या होगा y, और कितनी बार घूमेगा मान लीजिए a बार घूमेगा, ठीक, ए बार घूमेगा। अब देखिए 2π यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा xn, यानी क्या बचेगा xn, और यहाँ y का भाग दे देंगे, क्योंकि दूरी पूछ रहा है कितनी बार घूमेगा, तो हम x मान लीजिए x बार घूमेगा तो y यहाँ भाग इस तरफ कर देंगे तो xn बटा y, तो ये बराबर ए क्या है, हम माने हैं दूसरे पहिए का कितनी बार घूमेगा, a बार घूमेगा, तो ये पूछा कितनी बार घूमेगा, xn बटे y बार घूमेगा। तो मेरा इस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, xn बटे y, ये हो जाएगा सी। देखिए एन एक्स बटे वाई चाहे xn बटे वाई, तो आंसर क्या हो जाएगा सी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।